नए हैं जिस प्लेटफॉर्म पे वो है ट्रेनिंग, ख़ास तौर पे मैथ्स की ट्रेनिंग MSCS के हवाले से। जो हमारा अब तक की गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, हम कैसे मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं। थोड़ा शॉर्ट टाइम की रखेंगे, लंबी लंबी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फ़िलासफ़ी भी डिस्कस करनी पड़ेगी हमें कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं छोटा सा, कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं, हम एजुकेट क्यों कर रहे हैं, बच्चा स्कूल क्यों आ रहा है, बच्चे के स्कूल आने का क्या रीज़न है। तो एडल्ट्स जो हैं माशरे के, वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाते हैं, और वो जो सीखते हैं वो अपनी नेक्स्ट को दे के जाते हैं, और समहाउ इसको अगर 200-300 साल गुजर जाते हैं तो एक विजडम बन जाती है। एक चीज़ रिपीटेटिवली प्रूफ होती है कि ऐसे करना बेहतर था, अगर ये इसको थोड़ा सा पहले बता दिया जाता तो ये बेहतर हो जाता। ठीक है, तो कुछ नॉलेज सेट ऐसी है जो कि माशरा ये कहता है कि ये रिपीटेडली हमने ऑब्ज़र्व किया कि अगर ये पहले से मालूम हो जाता कुछ लोगों को, बच्चों को, तो उनकी लाइफ बेहतर हो सकती थी, नंबर एक। नंबर दो, हमें 40 साल लग गए ये समझने में कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। हमें 40 साल लगे समझने में, अगला आके फिर से 40 साल ना लगाए अपनी लाइफ में, बल्कि कि वो हमारे इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए एक लेवल आगे चला जाए लाइफ में, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शुरू ही यहाँ से करे, नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे चाँद पे जाना है। अब चाँद पे जाने के लिए पहली जनरेशन ने ये रिसर्च की कि जी चाँद पे जाने के लिए क्या हम कौन सी फ्यूल इस्तेमाल करें। फ्यूल मिक्सचर उन्होंने ABC से शुरू किया, वो लोग मर गए। अब दूसरी जनरेशन है, उसने फिर ABC से शुरू किया। ये भी 40 साल रिसर्च करेगी, ये मर जाएगी, फिर चौथी जनरेशन आएगी, फिर ABC से शुरू करेगी, फिर मर जाएगी। तो ये तो यही रहेगा मामला। इंसानियत ऐसे नहीं चलती। इंसानियत ये देखती है कि उसने एक जनरेशन ने जहाँ तक कर लिया काम, अब उससे अगली जनरेशन यहाँ से आगे लेके जाती है, क्योंकि ABC चेक हो चुका, अब DEF चेक करते हैं कि क्या ये बेहतर मिक्सचर तो नहीं है। तो हर दफ़ा हम ये जानना चाहते हैं कि पीछे वाले क्या कर चुके, पीछे वालों की लाइफ लॉन्ग कंक्लूजन्स क्या हैं, और हम अब किन एरियाज़ में, ओपन एरियाज़ हैं जिनमें हमें अभी काम करना बाकी है, वो कौन सी जगह हैं जिन पे काम नहीं हुआ हुआ माजी में। ठीक है, तो इसी की अगर आप चाँद पे जाने की ही मिसाल ले लें छोटी सी, तो चाँद पे जाने के लिए हमारी इंसानियत ने जो है वो, या स्पेस में जाने के लिए इंसानियत ने जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की, और आज उसी वजह से हम जब किसी बच्चे को स्पेस साइंस पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाते हैं कि अब तक वो कौन सी फिज़िक्स है जो हम यूज़ कर चुके हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए अब तक हम स्पेस में जा रहे हैं, और उन मेथड्स में अभी हमें क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं। अब ये इसकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, आज तक के दिन में हम क्या क्या प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से चाँद पे जा पा रहे हैं, अब तक हमने क्या सीख लिया है, ये हम उसको सिखा देते हैं, उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसका क्या काम होता है, अब वो साइंटिस्ट बन गया, या वो एडल्ट बन गया, या वो प्रोफेशनल बन गया, और वो देखता है कि माजी के इन तजुर्बात की तनाजुर में मैं अब एक नया तजुर्बा ऐसे करता हूँ कि मे बी इससे हम एक स्टेप और आगे जा सकें। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब तक जो हम जा चुके हैं चाँद पे, उसके उसके कुछ मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला उसका ये है कि बहुत कॉस्टली है, स्पेस में जाना बहुत कॉस्टली है। उसके लिए जो फ्यूल लगती है, जो रॉकेट लगता है, जो साइंस लगती है, जो प्रिसिशन लगती है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 1 किलोग्राम स्पेस में पहुंचाना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है पर केजी का। तो इस पर अब जब ये साइंटिस्ट को ये पता है कि यहाँ तक वो पढ़ के आ गए, अब पिछले वालों ने तो तहकीक की थी, अब अगले वालों को ये रिसर्च नहीं करनी है, वो पढ़ के आ जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि पीछे वालों की मेहनत से वो ये फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ तक तो गिवन नॉलेज है, ये वी नो दिस। लेकिन उनको साथ में ये भी बताया जाता है कि वी नो दिस बट दिस कुड बी रॉन्ग एज वेल, देयर कुड बी समथिंग न्यू जो कि आपको अब करने की बात आप सोच सकते हैं। जैसे कि जापान के साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इतना खर्चा क्यों लगता है, क्योंकि हमें इक्विपमेंट हर दफ़ा नई बनानी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ला ने भी सोचा कि आपके रॉकेट्स महंगे क्यों पड़ रहे हैं, इतना खर्चा क्यों आ रहा है। तो एक वजह ये है कि रॉकेट्स हर दफ़ा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए रॉकेट्स बनाने पड़ते हैं।
क्यों ना रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं। तो टेस्ला के जो अचानक से इतनी कामयाबी हुई और इतनी ज़्यादा उसके पास अमाउंट या डॉलर्स या पैसे जमा हुए, वो इसलिए हुए कि उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रीयूजेबल रॉकेट्स का दिया था कि वो लॉन्च करेगा, रॉकेट वापस आएगा, रॉकेट वापस निकालेंगे पानी से बाहर, पानी में गिर जाएगा, पानी से बाहर निकालेंगे, फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो यूँ हमारी कॉस्ट जो है वो आधी हो जाएगी। तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी दुनिया की के जो मुल्क जो कि अपने बंदों को या अपने सामान को भेज रहे थे अपने खर्चे पे, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था, उन्होंने अपना प्रोग्राम बंद किया और इनसे कहा भाई आप भेज दो, आपका बड़ा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो उसने कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश की, कॉस्ट बचाई। जापान में काम हो रहा है कि भाई ये रॉकेट का चक्कर ही ख़त्म करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि ये दुनिया है, ये दुनिया की ग्रेविटी जो है वो यहाँ तक है, और ग्रेविटी के बाहर अगर हम दुनिया के निकल जाते हैं तो कोई भी वेट हो, कितना भी वजनी हो, वो वेटलेस होता है, वो तो उसको तो वेट नहीं फील हो रहा होता। तो क्यों ना यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा सा मशीनरी लगाएं, यहाँ से एक रस्सी लटका दें जो कि दुनिया में हमारे घर तक आती हो या हमारे किसी स्पेस स्टेशन तक आती हो, और ये पुली हो, यहाँ से मशीन रोल करके ऊपर बुला ले जिस चीज़ को लेना हो, तो सामान नीचे से ऊपर लाने में ना फ्यूल लगेगी ना रॉकेट लगेगा, वो तो नीचे से ऊपर सामान आता रहेगा। और इसको यहाँ खड़ा रखने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि तो ग्रेविटी में नहीं है। इस पे जो है वो जापान में काम चल रहा है, क्योंकि अब तक जो हो चुका उनको वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, हमारे मुल्क के अलावा या हम लोगों के अलावा, क्योंकि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोगों की विजडम चेन को ब्रेक कर दिया गया। आपको पता है ये काम जापान में क्यों हो रहा है, ये काम अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जापान की कल्चरल विजडम की एक चेन है जो चलती चली आ रही है, हज़ारों साल से चल रहे हैं। तो उनकी पिछली जनरेशन ने जो सोचा होता है उसके ऊपर उनकी अगली जनरेशन जो काम करती है, उनकी अगली जनरेशन ने जो सोचा होता है उससे अगली जनरेशन उस पर काम करती है। ये विजडम चेन है जो चलती है। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी विजडम चेन चल रही थी और उसके बाद 1857 के अराउंड में हमारी विजडम चेन ब्रेक हो गई और हमने एक नई चेन पकड़ ली। हमने कहा कि जी ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश चेन ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा लॉजिकल है, वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा अच्छी बातें कंक्लूजन पहुँचे, तभी तो हम फेल हो गए और वो कामयाब हैं, वो हम पे रूल कर रहे हैं। ये नेचुरल भी है, जो रूलर आता है उसकी ट्रेन ऑफ थॉट को पकड़ लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि ब्रिटिश खुद इस पे अपनी ज़िंदगी भर के अपने सदियों के नुकसानात उठा के यहाँ तक पहुँचे थे। कुछ लर्निंग्स थी उनकी लाइफ की कि उन्होंने कहा कि जी हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हमने सैकड़ों साल ये देखा कि करप्शन के क्या मसाइल होते हैं, तो डेमोक्रेसी को हम किस तरह से करप्शन फ्री करके चला सकते हैं। और डेमोक्रेसी इस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक कि आप उसको करप्शन फ्री ना करें, वरना डेमोक्रेसी और उल्टा मजीद एक नुकसान पहुंचा सकती है। हमने क्या किया, हमने ब्रिटिशर्स को एज इट इज़ ले लिया बगैर अपने प्रायर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रखे हुए। तो अब हम डेमोक्रेसी चलाते हैं लेकिन हम फुल ऑफ करप्शन चलाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चरल विजडम नहीं थी इसकी, हमें हमारे अंदर से डीप रूटेड लर्निंग नहीं थी। और जो हमारी डीप रूटेड लर्निंग थी वो सब फजूल है हमारे लिए। जैसे आपने किसी को सुना है, अब वो कोई आम नौजवान माशरे में कोई क्या हकीम के पास जाता हूँ, तो मजाक है ये, अब जोक होता है कि हकीम के पास कोई जा रहा है, हालांकि इसके हज़ारों साल की विजडम है उसके पास। कुछ उसने क्या किया है, मेडिसिन भी तो वही कर रही है जो आपकी वेस्टर्न मेडिसिन है, वो भी तो एक्सट्रैक्ट कर रही है प्लांट्स में से दवाओं को, वो भी प्लांट्स में से दवाएं दे रहा था। उन्होंने भी तजर्बों से ही बार बार चूहों को खिला खिला के देखा कि इस दवा को खिलाने से ये होता है। इन्होंने तो 4000 साल से देख रहे हैं, 3000 साल से देख रहे हैं इंसानों को खिला खिला के कि इसको खिलाने से क्या होता है, उसको खिलाने से क्या होता है। लेकिन समहाउ वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस कि नहीं अब ये बेकार है, ये हमारा अपना कल्चरली जो कुछ हमने अब तक सीखा है वो सब बेकार है। जैसे कि हमें नहीं पता कि बच्चे कैसे पालते हैं, हम लोगों को ही नहीं पता। हमारी जो जनरेशन शादी करके बच्चे पैदा करती है उसको ये पता ही नहीं होता कि बच्चा जब 3 साल का होगा तो मुझे क्या करना चाहिए। हम उस वक्त सोच रहे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। समहाउ कुछ नॉलेज हमें बाहर से इंटरनेट से ऑनलाइन मिल रही होती है। और हमारे बड़े जो थे जब पाकिस्तान बन गया था वो बेचारे इतने इंगेज थे, इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे 2-2 3-3 नौकरियां करने में, अपने बिखरे हुए ख़ानदान को समेटने में, अपने मरे हुओं का ग्रीफ करने में, कि उनको ये नहीं ख्याल रहा कि हमें जो हमारी कल्चरल चेन थी ये भी तो जोड़नी थी। ये 100 साल टूटी रही है, 100-150 साल ये टूट गई थी, हमें इस फ़ख्र को वापस लेके आना है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न। हमारी हज़ार साल की जो लर्निंग्स हैं हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करनी है। तो ये पास ऑन नहीं हुई। वी डोंट नो हाउ टू रेज किड्स, वी डोंट नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स कि जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होगा। तो हमने तो हज़ारों साल करके देखा है कि बचपन में ये मसाइल तो होते ही हैं,
तो हम अपने बच्चों को पहले से बता दें कि बेटा जब तुम बड़े हो रहे हो ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो ये मसला तो बच्चे का होगा ही, फिक्र नहीं करना, इससे ऐसे निकल जाते हैं। ये सबसे पहले बताने की चीज़ होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन सबसे पहले बताने की चीज़ ये थी कि किसी भी जनरेशन का जो पास ऑन करने का उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, तो सर्वाइवल के लिए अगले ऑफस्प्रिंग के हवाले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऑफस्प्रिंग का क्या करना है। बाकी चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी, कपड़े अच्छे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ तो ऑफस्प्रिंग के थ्रू होती है। खैर, फिर हम डाइग्रेस ज़्यादा कर गए। बता मैं रहा था कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये वाली विजडम हमारे पास नहीं होती। हमारे पास एक किताब होती है, हम उस किताब को उठाते हैं, कहते हैं अच्छा इसमें एक सवाल है, लाओ मैं सवाल तुम्हें करवा देता हूँ। क्यों करवा रहे हैं सवाल, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये हमारे पास ना कल्चरली मौजूद है, और जहाँ से हमने उठाया उस कल्चर से हम कनेक्टेड नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कराते हैं। तो जब तक ये हमें पता नहीं होगा, हमारे अंदर ठहराव नहीं आएगा। एज अ टीचर जब आपके अंदर ठहराव नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि अब आप में से अक्सर टीचर्स ऐसे होंगे जिनके अपने बच्चे किसी के 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, तो जब वो 2 महीने का बच्चा पहली दफ़ा आपके सामने आया था तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उस वक्त नहीं पता थी कि ये नॉर्मल बात है, और आप कितना फ्रस्ट्रेट या परेशान या प्रॉब्लम में आ गए होंगे। लेकिन अगर पहले से आपको पता होता कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो बहुत आसान सी बात है, तो फिर आप बड़े सुकून से वहाँ से गुजर गए होते। लेकिन ये कोई विजडम हमारे पास नहीं होती, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ कि एज अ टीचर हमारे पास कोई विजडम ऐसी होनी चाहिए, पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बच्चा कैसे गुजरता है। हज़ार साल से तजर्बे होते आ रहे हैं, हम आज पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे हैं ना, इंसानियत तो हज़ार साल से जा रही है, आदम से लेके आज तक के हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं। चलो हमने सब खो दिया, हमें मिस कर दिए, हमारे पास कोई ऐसी किताब ही नहीं मौजूद जिसको हम देख के कह सकें कि इस कल्चर के बच्चे मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ते थे और पढ़ते हुए उनको ये मसले आते थे। इन मसलों में आप परेशान मत होइएगा एज अ टीचर या एज अ पेरेंट, क्योंकि ये मसला उसको 3 महीने तक आएगा, 3 महीने बाद खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमारा हज़ारों साल का तजर्बा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन वेस्ट ने इसको अपने लिए तो यूज़ किया। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि वेस्टर्न आप ले लीजिए कोर्सेज, वेस्टर्न ट्रेनिंग्स ले लीजिए, लेकिन वेस्टर्न ट्रेनिंग में मसला ये है कि बच्चे की जो भी लर्निंग है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अटैच्ड है, ठीक है। उसकी लाइफ जैसे गुजर रही है, उसको जो चीज़ें इनपुट में मिल रही हैं उनके साथ मिलके उसकी मैथ्स की ट्रेनिंग हो रही है। उसको साइड वॉक पे बटन दबा के रोड क्रॉस करनी होती है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके साथ उसकी मैथ्स अटैच्ड है। उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है, उससे मैथ्स अटैच है। हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनके बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने डिफरेंट हैं कि हमें ये करना चाहिए था एज अ टीचर, कि हमें ये रिकॉर्ड करना चाहिए था कि अगर मैं आज से 20 साल पढ़ा चुका हूँ तो अपने 20 साल की रिकॉर्ड मुझे देना चाहिए था अपने अगली जनरेशन के टीचर को कि भाई ये ऐसे होता है और इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो जाती है, इस चीज़ को ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं। ये काम करने से मैंने देखा 20 साल में ये फ़ायदा हुआ और ये वाले टॉपिक से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको छोड़ दो, इसमें इतना नहीं घबराने की ज़रूरत, ये नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं होता। अब जो लाइफ गुजर रही है बच्चों की उसमें इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। ये वाली बातें अगर हम नहीं करेंगे तो हम टीचर नहीं हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक कंडक्टर हैं जो हम ये बता रहे हैं कि ये सवाल ऐसे होता है, ये सवाल ऐसे होता है, इसको ऐसे कर लो। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अपने शोल्डर्स पे कैरी करें कि ये हमारा बर्डन है कि हमें ये सीखना है कि ये कैसे सीखा जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं और क्यों सीख रहे हैं ये बच्चे। तो मैथ्स की बात कर रहे थे, आप लोग मैथ्स के लिए बैठे हैं, तो मैथ्स बच्चों को क्यों सिखाई जा रही है, पहले उसकी जस्ट जनरल बेसिक्स ले लें। मैथ्स बच्चे को सिखाने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं है, मैथ्स बच्चा अपनी ज़िंदगी में वैसे ही सीख लेगा। जब वो दुकान पे जाएगा कहेगा अंकल मुझे 4 टॉफ़ीज़ दे दीजिए, अम्मी ने बताया 10 रुपये की 4 आती हैं। जब वो 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा ये करेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये 10 रुपये के 4 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से की 1 टॉफ़ी आती है, एक बिस्किट आता है, तो 10 रुपये के वो कुछ ना कुछ करके ना वो निकाल लेगा। तो सबसे पहले तो मैथ्स बच्चे की डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम हज़ार साल की विजडम लेके आए हैं और तुम्हारे लिए ये जो डे टू डे मसले हैं ना इनको आसान कर रहे हैं। हम बच्चे को शुरू में मैथ्स सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उसके रोज़मर्रा के मसले आसान हो जाएं, उसको पता चल जाए कि 10 के 4 टुकड़े करो तो क्या बनता है, उसको आसानी से करना आ जाए। इसके अलावा फ़िलहाल प्राइमरी मैथ्स में बच्चे को कहीं और नहीं लेके जाना चाहते। हम ये नहीं कह रहे जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे फिर तुम ये करो, नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा करना। अभी सिर्फ उसकी रियल लाइफ के रियल इश्यूज़ के साथ कनेक्ट करना है हमें और उसके मसले आसान कर देने हैं।
कि अगर वो चीज़ों को ऐड करे तो उसको कोई सिंपल प्रोसेस पता चल जाए कि ऐसे ऐड कर लेंगे तो जल्दी ऐड हो जाएगा। अगर उससे कहा जाए कि बेटा ये वाले पैम्पर का पैकेट सस्ता पर पैम्पर सस्ता पड़ेगा या ये वाला सस्ता पड़ेगा, तो अम्मी को बताते कि अम्मी ये वाला सस्ता पड़ रहा है मुझे लग रहा है। कैसे पता चला? उसको यूनिट कॉस्ट निकालनी आती हो, उसको यूनिटरी मेथड हमने एक्सप्लेन किया हो और वो उसको रियल लाइफ से रिलेट कर ले। तो मैथ्स का मकसद ये है कि उसकी रियल लाइफ में जो भी नंबर्स इंगेज हो रहे हैं उन नंबर्स के साथ वो इजीली उसकी लाइफ आसान हो जाए। तो पहला पर्पस उसका ये है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन हो और उसकी रियल लाइफ में ईज आए, मुश्किल ना आ जाए। अब मैंने उसको इतना मुश्किल कर दिया मैथ्स को कि उसको वो ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं जब दूध की दुकान पे जाऊंगा तो 1.5 पाव दही लूँगा तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। वो तो अभी यहीं फंस गया कि भाई मिस, खतरनाक मिस, डर लग रहा है, ये सवाल कैसे होगा। वो तो कनेक्ट ही नहीं कर पाया कि ये भाई हम तुम्हें डरा नहीं रहे थे, हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे थे, तुम इसमें से एक भी मैथ्स नहीं करो, तुम वैसे ही अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे हो, हमारी क्लास एक भी अटेंड नहीं करो फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, हम तो तुम्हें हेल्प करने आए हैं। तो हमारा हर दिन उसको हेल्प कर रहा हो, हमारा हर दिन उसको ट्रैप ना कर रहा हो, उसको फंसा ना रहा हो। तो अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो मैथ्स को पहले कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं, हर बच्चा ऐसा नहीं होता। और हमारी सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में, जिसमें जानबूझ के हमने दिमागों को जज्बात के हवाले कर दिया है और दिमागों को कंट्रोल में रखने का अमल ना हमें अब आता है ना हम सिखा रहे हैं कि दिमाग कंट्रोल में कैसे रहते हैं, इंसान अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे करता है। ये प्रोसेस अब रहा ही नहीं हम लोगों की पेरेंटिंग या एजुकेशन में। तो इसलिए ऐसे दिमाग कम हैं जो मैथ्स को खुद से कॉन्सेप्चुलाइज कर लें, क्योंकि मैथ्स को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए दिमाग को डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे लेकिन फिर भी गॉड गिफ्टेड होते हैं जो मैथ्स को ब्रेन में कॉन्सेप्चुलाइज पहले कर लेते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को ब्रेन में खुद ब खुद कॉन्सेप्चुलाइज पहले नहीं कर पाते कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इससे क्या होगा। ये मुझसे कह रहे हैं कि 15 ब्रेड्स कॉस्ट 150 रुपीज़, हाउ मच 7 ब्रेड कॉस्ट, या चलें 20 ब्रेड्स कॉस्ट। ये बोल क्या रहे हैं, क्या क्या मकसद क्या, अभी वो नहीं इमेजिन कर पा रहा कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दो तरह के बच्चे हैं। कुछ वो हैं जो मैथ्स को कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेते हैं, जिनको कि आप कॉन्सेप्चुअली बात करें वो कहते हैं यस मैं समझ गया, और उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें उनको बहुत मज़ा आता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, एडल्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली स्टेज 2, 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। ये वो फेज़ है जबकि अभी ब्रेन अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई बताएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, इस हालत में ब्रेन ना सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे वैसे मुश्किल से ही जा रहा होता है। तो जब बच्चा एडल्ट होने की तरफ जाता है ना, उसके अंदर खुद ब खुद वो हार्मोन्स पैदा होते हैं कि वो खुद से कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा होता है ये अच्छी नहीं है। छोटा बच्चा नहीं करता कभी भी कि जी ये बाय नेचर बहुत ख़राब है, ये बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। सभी दोस्त होते हैं, किसी ने मार दिया तो उससे लड़ाई हो गई, थोड़े दिन बाद फिर दोस्ती हो गई। लेकिन जब वो एडल्ट होने जाता है तो फिर उसका ब्रेन चीज़ों को सॉलिड कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू खुद ही कर देता है। तो जो एडल्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहाँ तो ज़्यादातर बच्चों को आप समझा के अच्छा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम में आएंगे, फाइनल नहीं हो रहे होते कॉन्सेप्ट। इन लोगों के लिए हमारे पास प्रोसेस ही होता है। ये बात थोड़ी कल पहले भी हमारी हुई थी कि इंसान के ब्रेन में अल्लाह ताला ने पाथवेज़ का एक प्रोसेस रखा है, इसको हम कहते हैं न्यूरल पाथवेज़। न्यूरल पाथवेज़ क्या होती हैं कि इंसान हर वक्त हर बात में सोच सोच के करे, इसकी ज़रूरत ना पड़े, बल्कि इंसान कुछ चीज़ों का दिमाग फ़ैसला कर ले कि ऐसे ही होती है। ये इंसान की लाइफ को ईजियर बनाती है। और ये पाथवेज़ कैसे बनती हैं? ये पाथवेज़ या तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से बनती हैं या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस की वजह से बनती हैं। जैसे कि कोई शख्स एक दफ़ा एक काम करता है, तो ये काम करने के लिए ब्रेन ने एक डिसीजन लिया कि
ये प्रोसेस एक करना है, पहले ये करना करके देखा, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, उसमें उसको आधा घंटा लग गया सोच सोच के करने में। अगली दफ़ा फिर वही काम आ गया, तो पहले का पाथवे बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा होता है ये पाथवे, जैसे कि आटे के एक ढेर पे आप उंगली फेर दें तो उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, एक नेचुरल फ्लो बन जाता है लाइन का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के या करंट के या न्यूरल सर्किटरी का नेचुरल फ्लो बन जाता है, फिर खुद ब खुद ब्रेन यहीं से गुजरता है। ठीक है, तो अगला जवाब थोड़ा जल्दी आता है, उससे अगला थोड़ा और जल्दी आता है, उससे अगला थोड़ा और जल्दी आता है। तो जो बच्चे खुद से कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, उनको पहले तो ऐसी चीज़ देते हैं जिसके लिए सबसे पहले तो वो चीज़ आसान हो। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल आती है तो बॉडी का सबसे सुस्त पार्ट ब्रेन है, जो चाहता है मुझे हिलाओ नहीं, जब तक कि उसके हिलने के पाथवेज ना बने हों। नया पाथवे बनाने के लिए ब्रेन तैयार नहीं होता आसानी से, तो इसलिए उसको पहले आपको दिखाना पड़ता है। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लाओ मैं करके दिखाऊं, देखो कितना आसान है, 1+1 क्या होगा बताओ, तो कर लेगा 2। ठीक है, ज़्यादा हिलना नहीं पड़ा मुझे। फिर आप ग्रेजुअल इंक्लाइन करेंगे। प्रोसेस पहले कोई एक चीज़ फिक्स करते हैं, या तो पहले प्रोसेस को फिक्स कर लिया, अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, 1+2, 1+3, 1+4, ओके प्लस आ गया। अब नंबर्स को फिक्स कर लिया, प्रोसेस चेंज करते हैं, 1 into 2 पे आते हैं। अब 1 into 2 क्या होता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले इस बात का ख्याल रखते हैं कि आसान चीज़ लें, उस आसान चीज़ का एक प्रोसेस बनाएं, बच्चे के लिए एक प्रोसेस बना दें। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ जाए, क्या होगा, नहीं अभी कुछ बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ये हो। हम इसलिए इमेजिन करेंगे कि हर बच्चा ये है। आप खुद देख लेंगे कि ये वाला बच्चा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी है ये बच्चा, इसका पाथवे बनाने में अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हर वक्त हर चीज़ कॉन्सेप्चुलाइज होती है, उसको वैसे भी लाइफ में नहीं मिलेगी। तो अगर ये एक्सपीरियंस में हम उसको थोड़ा सा ओवरराइड कर भी रहे हैं तो, और लेकिन ये जानते हुए कि हमें पता है कि ये बच्चा समझदार है, इसको आगे जाके मैं इसको अलग से समझा दूँगा कि ये भी एक चीज़ होती है, इसमें ये बात यूँ हो रही है, ये इसलिए कर रहे थे हम। लेकिन अभी एज अ होल क्लास हम लेके चलेंगे तो हम ये वाले ही पाथवे लेके चलेंगे। बच्चे को एक आसान सा क्या देंगे, आसान सा प्रोसेस देंगे, उस प्रोसेस पे बार बार चलाएंगे। जब वो बार बार चलेगा तो प्रोसेस को आसान लगने लगेगा, उसकी न्यूरल पाथवे बन जाएगी। हम उससे कहेंगे 5+17 कितना होता है, वो निकाल के दे देगा। फिर हम उससे कहेंगे कि ये जो तुमने किया है ना, इसकी ये एप्लीकेशन है। तो करना तो उसको आ रहा होगा, अब उसका दिमाग एक लेवल बड़ा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकता है कि अच्छा मुझे, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्सिटी डबल हो गई ना, करना भी नहीं आता और ये भी समझना है कि इसकी गहराई क्या है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अब करना तो आ गया, अच्छा ये था क्या, अब समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लेके जाते हैं उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ। इसमें एक बात इसका और ख्याल रखा जाता है कि बच्चा ब्लैंक स्टेट लेके नहीं आता, ब्लैंक स्लेट लेके नहीं आता, बल्कि बच्चे के पास पहले से कुछ पाथवेज बनी हुई होती हैं। और मैथ्स के टीचर को ये प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स का टीचर अगर उसकी बनी हुई पाथवे को डिस्ट्रॉय करके दूसरी पाथवे बनाने की कोशिश करता है तो उसमें टाइम लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15×2 का या 15×7 का या 68 - 53 का मैं आपसे पूछूं आप कैसे करेंगे, तो हर एक अलग अलग स्टाइल से करते हैं। हर एक का ब्रेन का बचपन का एक पाथवे बना हुआ है, और जो पाथवे आपका बना हुआ है वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाथवे जो है वो शॉर्टेस्ट होता है, पाथवे जो है वो क्विकेस्ट होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब आप प्रोसेस बना रहे हों, उससे पहले एक काम ये करें कि बच्चे को वो चीज़ करवा के देखें कि तुम ये करके दिखाओ कि ये कैसे करते हैं, तुम्हें पता है, तुम बताओ कैसे करते हैं। उसने बताया और बताया, मैंने ये ऐसे किया, मैंने ना ये 5 लिखे, फिर ये 1 लिखा, फिर इनको गिना 6 लिख दिया। ओके, एक और बच्चे ने कहा भाई मैंने ये 5 डंडियाँ थोड़ी बनाई, मैंने 5 लिखा और 1 डंडी बना दी, और यहाँ पे मैंने 2 लिखा और 5 डंडियाँ बना दी। मुझे पता था पूरा 2-2 डंडियाँ अलग अलग, हर दफ़ा डंडियाँ थोड़ी बनाऊंगा। 5 और 7 को जमा करना है तो पहले 7 बोल के फिर 8, 9, 10, 11, 12 आगे से गिन लूँगा। तो हर बच्चे का अलग अलग पाथवे बना हुआ होता है, जो उसका पाथवे नेचुरली बना होता है वो उससे जल्दी जवाब निकाल लेगा। चाहे वो आपके हिसाब से बड़ा लंबा रास्ता था, लेकिन वो जवाब उससे जल्दी निकाल लेगा। आप उसको नया पाथवे सिखाएंगे, उसमें जो टाइम लगेगा उसके मुकाबले में वो अपने पुराने पाथवे से जल्दी जवाब निकाल लेगा, अनलेस कि उसने जो प्रोसेस बनाया वो बहुत ही ज़्यादा मसले वाला है और उससे कॉन्सेप्चुअली कुछ मसले आ जाएंगे, आगे जाके फंस जाएगा। वो जिस तरह से काम कर रहा है वो काम सही, टेक्निकली सही नहीं है, फिर तो हम उसको छेड़ते हैं। तो क्या समझ में आई
कि हम मैथ्स पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक तो लर्निंग हमारी हुई कि हम मैथ्स में फैसिलिटेटर हैं, हम मैथ्स में बुलडोज़र नहीं हैं। हम बच्चे की लाइफ का पहले से ही सही, हमारे बगैर सही चल रही थी, तो हमारी ज़रूरत नहीं है बच्चे को, हम बच्चे को मज़ीद फैसिलिटेट करना है और अच्छा हो जाएगा। तो हम इस बात को जहन में रखें कि हमें प्राइमरी के बच्चे की मैथ्स को फैसिलिटेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बच्चे को पहले समझा के नहीं करा सकते, हम बच्चे को पहले प्रोसेस सिखा देंगे, और प्रोसेस सिखाने में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्यों करते हैं। जब बड़े बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनको समझ में आना भी नहीं है, फिर भी वो आपसे आर्ग्यू करते हैं ये क्यों किया। आपको उस वक्त उससे इंगेज नहीं करना, आप उसको समझाने बैठ जाएंगे ना ये क्यों किया, तो आपका बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, उसको अभी समझ में नहीं आएगा। या तो आपने वाकई इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये वाला बच्चा इसको आ जाता है समझ में, उसको आप अलग से ले जाएँ। लेकिन जनरली बच्चों को अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करना सिखाएं कि बस इसको ऐसे कर लो, और यही क्वेश्चन है बस, अभी इससे आगे कुछ नहीं है, बस यही इतना कर लो इसके नंबर मिल जाएंगे। अच्छा बस इतना करना है जी, बस इतना करना है। तो पहले हम बच्चे के लिए एक आसान प्रोसेस बनाएंगे, और उस प्रोसेस को बनाने से पहले भी एक काम करेंगे कि हम कहेंगे ये क्वेश्चन है, ये रिज़ल्ट है, बताओ यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तुम करके बताओ। तो हम ये भी वक्तन फ़वक्तन जानना चाहते हैं कि बच्चे का अपना पाथवे क्या है, बच्चा ये वाला सवाल खुद से कैसे करता है। ठीक है, जैसे वही वर्ड मास का एक सवाल है ना कि 53 - 4 + 5, तो हम तो ये बताते हैं कि सारे प्लसेस पहले एक तरफ ले जाओ, फिर बाद में जो माइनसेस बचे हैं वो कर लो। हो सकता है कि बच्चा कहे ये है तो सामने ही तो है, -4 + 5 = 1, क्या इसमें क्या मतलब। अब अगर वो बना हुआ है, वो क्लियर हो रहा है उसके सामने, तो ठीक है ऐसे कर ले। तो हम उसको इसलिए पहले जानना चाहेंगे बच्चे से कि वो ये कैसे करता है, वो उसका दिमाग कैसे चलता है। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो हमारा और बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। नंबर 3, आपने बच्चे को फैसिलिटेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बच्चे के लिए आसान से प्रोसेस बनाने हैं और ग्रेजुअली उन प्रोसेस की बार बार प्रैक्टिस करवाते हुए फिर आप उनको लेके जाएंगे कि जी अब हम आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं। जब एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी फिर अगली लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे लेके जाएंगे। ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब भी बच्चा या कोई भी इंसान कोई नई चीज़ सीखना चाहता है या नई चीज़ हम उसको सिखाना चाहते हैं, तो नई चीज़ सिखाने का मतलब है कि तुम्हें नहीं आता। जब भी कोई टीचर कुछ टीच कर रहा है एक्चुअली वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि तुम्हें नहीं आता। तो उस वक्त इस हालत में बच्चे को लाना है कि तुम्हें नहीं आता। और आज के दौर में जबकि कि हर वक्त आपको सिर्फ ये सुनने की आदत है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और ज़रा सा आपको बता दिया तुम्हें नहीं आता तो फ़ौरन डिप्रेशन में चलेगा, ओह मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके थोड़े से रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए बच्चों के साथ। जब आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि बच्चा आपके ख़िलाफ़ गार्ड्स ऑन ना करे, बच्चे को पता हो अगर आपको पता चल गया कि उसको नहीं आता तो उसको इससे मसला ना हो। बच्चे का और आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर आपने उसको गलती में देख लिया, आपने उसको इन सिचुएशन के जब वो डाउन था, आपको नज़र आ रहा है और उसको कोई मसला नहीं हो रहा, हाँ ठीक है इससे तो मेरी ऐसी इक्वेशन है कि देख लिया तो ठीक है। तो एक तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहिए है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा बनाना एक बात है और इनडिसिप्लिन्ड होना है दूसरी बात है। डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आपने जो प्रोसेस बनाया है क्लास कंडक्ट करने का कि मैं ऐसे आऊँगी, ऐसे बैठूँगी, तुमको ऐसे बैठना है, तुमको ये करना है, ये डिसिप्लिन मेंटेन होगा। इंस्ट्रक्शंस एज इट इज़ फॉलो होंगी, लेकिन दिल में डर नहीं होगा कि ये मेरी दुश्मन है या ये मुझे डांटेंगी या ये मुझे जज करेंगी। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को जज करने से बाहर निकालने के लिए आप डिसिप्लिन भी ख़राब कर देंगे, लेकिन मेरी क्लास का डिसिप्लिन क्या है ये मैं जानता हूँ, आपकी क्लास का डिसिप्लिन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लास O2 को पढ़ा रहा हूँ, O2 का डिसिप्लिन अलग है क्लास 1 के डिसिप्लिन से। O2 में मैच्योर बच्चे हैं, अब वो कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, अब वो बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई करनी है। मुझे ये बात पता है कि वो जल्दी बोर हो जाएंगे, वो जल्दी थक जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ और हंसी मजाक करता जा रहा हूँ।
मेरी उस क्लास का डिसिप्लिन ये है कि काम नहीं रुकना चाहिए, और मुझे पता है कि इस काम को अगर मैंने बहुत ज़्यादा टफ बना के करा दिया ना तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, थोड़ी देर में बच्चा स्किप करना शुरू कर देगा चीज़ें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डिसिप्लिन मैंने मेंटेन किया हुआ है कि काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, क्लास में हंसी मजाक भी हो रहा है, लेकिन वो मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने इसको आगे आगे लेके गया, या मैंने सीखा इस बात को कि ये कैसे कंट्रोल होगा कि हंसी मजाक हो तब भी बच्चा अपनी लिमिट में ही रहे, हंसी मजाक भी हो रहा हो लेकिन बच्चा काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे। और कैसे टोन चेंज की जाती है कि आप हंसी मजाक से एकदम से जब आप जंप करके दूसरी तरफ आते हैं तो बच्चा गार्ड में रहता है कि हंसी मजाक की एक लिमिट है, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी एकदम से शक्ल चेंज हो जाएगी, एकदम से सिचुएशन और मूड चेंज हो जाएगा। वो वाला चेंज होना ना बच्चे को वो कर देता है कि नहीं मुझे लिमिट में रहना है। ये सब कुछ आप वक्त के साथ सीखते हैं एज अ टीचर, क्योंकि ये जनरल बातें हैं, मैथ्स की बातें ही नहीं है खाली, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी कवर नहीं करूँगा। मैथ्स पे आज की बुनियादी मैथ्स के ऊपर हमने बात कर ली कि हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। हम बच्चे के लिए ज़िंदगी आसान बनाने जा रहे हैं, तो हमारे दिल में उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए कि यार हम एक उसको, अगर उसको नहीं आ रहा तो वो फील करे कि टीचर को मुझसे हमदर्दी है, टीचर को मुझसे मसला नहीं है। और टीचर बार बार कहती है तो किसी को भी नहीं आता, पता है जब मैं छोटी थी मुझसे भी नहीं हो रहा होता था। अच्छा आपसे भी नहीं होता था? हाँ, और बड़ा इतना इतना आसान थोड़ी देर में हो जाएगा, बस ये 5 दफ़ा कर लो फिर आपको आसान लगने जाएगा। उसका हाथ पकड़ पकड़ के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक ले जाने में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो एज अ मैथ्स टीचर आपको ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, प्रोसेसेस पे रहें, बहुत डेप्थ में मत जाएं जब तक कि छोटी क्लास को आप देख रहे हैं, और प्रोसेसेस को आसान शुरू करें, आसान से रखते हुए आसान को आगे लेके जाएं। अब हम स्पेसिफिकली अपनी मैथ्स पे आ जाते हैं। हमने ये देखा है कि मैथ्स के साथ 2 प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम नंबर 1 ये था कि मैथ्स डिवाइडेड नहीं थी लॉजिकल सेक्शंस में, हमने लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, अरिथमेटिक अलग कर दी, फैक्टर्स और मल्टीपल्स अलग कर दिए, फ्रैक्शन और डेसिमल्स अलग कर दिए, ज्योमेट्री अलग कर दी, अलजेब्रा अलग कर दिया। अलजेब्रा क्लास 6 में शुरू करते हैं, उससे पहले बाकी चीज़ें कर रहे हैं। इसको अलग करने से हमें ये पता चल जाता है कि किस बच्चे को कहाँ मसला है, और हमें ये भी पता चल गया कि एक्चुअली ज़्यादातर बच्चों को वही मसला है। ज़्यादातर बच्चों को जो मसला है वो फ्रैक्शंस में है, ज़्यादातर बच्चों को जो मसला है वो बॉड मास में है। तो वो एरियाज़ निकल के आ गए कि एक्चुअली जब बच्चा ये कहता है कि मुझे मैथ्स मुश्किल लगती है तो उसको मैथ्स नहीं मुश्किल लगती, उसको वो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो मुश्किल लगते हैं, बाकी तो वो आसानी से कर रहा है। इसी तरह से बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगने की नेचुरल कॉज भी है कि वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक साइड ब्रेन की इस्तेमाल नहीं हो रही, दोनों साइड हो रही है, क्योंकि एक तरफ उसको लैंग्वेज में सवाल मिल रहा है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है मैथ्स में, तो एक ब्रेन के पार्ट को दूसरे ब्रेन के पार्ट को हैंड ओवर करनी है चीज़ें, फिर मैथ्स वाले को प्रोसेस करके वापस लैंग्वेज वाले को चीज़ देनी है, फिर वापस इधर आएगी, तो ये मुश्किल है, ये आसान नहीं होता। तो वर्ड प्रॉब्लम को आसान करना भी ना, ये भी हंसी मजाक से होता है। आप ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आएँ जिससे बच्चों को हंसी आए,